Hello students, this is Chiranjit Malik and today we will study about the heterotrophic nutrition. Okay, up to the last lecture we already have completed the autotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition हम लोग complete कर चुके थे लास्ट लेक्चर तक, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि प्लांट्स किस तरीके से अपना फूड जो है वो अपने बॉडी के अंदर बनाते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, वो यहाँ पर हम लोगों ने लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो रहा था कि जो प्लांट्स थे वो प्लांट्स अपना फूड जो है वो खुद बना रहे थे ना, अपने ही बॉडी के अंदर वो फूड जो है वो बना रहे थे अपने, ठीक है, खुद से बना रहे थे, खुद से सनलाइट लिया, खुद से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया, वाटर एब्जॉर्ब किया, है ना, और उसे फिर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो इसके लिए वो किसी भी जानवर पर डिपेंडेंट नहीं था, ठीक है। सो वो था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में क्या था, इन दिस टाइप organisms can't produce their own food and depends upon the autotrophs directly और indirectly, ठीक है। सो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जैसे डायरेक्टली में क्या हो जाएगा कि जो काव होते हैं, गॉट होते हैं, वो क्या होते हैं, डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पर, यानी प्लांट्स को वो डायरेक्ट खाते हैं ना। लेकिन जो लायन होता है, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जो मांस खाते हैं, तो वो भी इनडायरेक्टली, वो तो डायरेक्टली नहीं होता क्योंकि वो घास नहीं खाता है ना, लेकिन इनडायरेक्टली वो उसी प्लांट पर ही, उसी ऑटोट्रॉफ पर ही डिपेंडेंट है। कैसे क्योंकि वो जैसे जिस डियर को वो खाया है, वो डियर भी उसी ऑटोट्रॉफ्स पर, उसी प्लांट पर डिपेंडेंट है। इसीलिए क्या कहते हैं कि वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि डायरेक्टली कुछ जानवर डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब सेकंड पॉइंट है कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत तरीके के होते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होलोजोइक और एक एब्जॉर्प्टिव। एब्जॉर्प्टिव फिर दो हिस्सों में बटा होता है, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, ठीक है। सो देखो पहले ये जानते हैं कि होलोजोइक और एब्जॉर्प्टिव क्या होता है, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले होलोजोइक। तो होलोजोइक में क्या होता है, इनगल्फ द होल फूड एंड ब्रेक डाउन अकर्स इनसाइड द बॉडी। यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे फूड को अपने अंदर लेते हैं, इनगल्फ करते हैं, और उसके बाद फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है ना, अब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है। तो वो सब सारे जो प्रोसेस है वो कहाँ होंगे, बॉडी के अंदर होते हैं ना। तो इसलिए उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। यानी कि ब्रेकडाउन जो होगा, पूरा तो फूड लेंगे और उसके बाद जो ब्रेकडाउन होगा उस फूड का, वो इनसाइड द बॉडी होगा, ठीक है, इतना याद रखना है। यानी कि खाने का जो ब्रेकडाउन होगा वो बॉडी के अंदर होता है, समझ में आ गया। तो जैसे हम लोगों का ह्यूमन के बारे में बात करते हैं, तो ह्यूमन में कैसा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, याद रखना। ह्यूमंस में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि हम लोग फूड को पूरे अंदर लेते हैं, जैसे कि कोई फ्रूट खा रहे हैं, उस फ्रूट को हम लोग पूरा खाते हैं, और फ्रूट खाने के बाद उसका जो ब्रेकडाउन होता है वो फ्रूट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। यानी पहले डाइजेशन होगा, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद उसका अब्जॉर्प्शन होगा। वो सारा प्रोसेस क्या होता है, बॉडी में होता है, बॉडी के अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल्स में क्या होता है, ये एब्जॉर्प्टिव टाइप होता है। एब्जॉर्प्टिव मतलब जो फूड उन लोगों को दिया जा रहा है उसका ब्रेकडाउन जो होता है वो बॉडी से बाहर ही हो जाता है, और वो लोग सिर्फ न्यूट्रिशन को उसमें से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। कैसे, देखो, ब्रेकडाउन अकर्स आउटसाइड द बॉडी एंड अब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिशन, ठीक है। ब्रेकडाउन जो होता है वो बॉडी के बाहर होता है, और सिर्फ वो लोग न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करते हैं, वो लोग पूरा खाना को नहीं खाते हैं, ठीक है ना। उसको अगर फ्रूट दे दें तो वो फ्रूट को नहीं खाएगा, वो उसको पहले ब्रेक डाउन करेगा और उसके बाद अपने अंदर एंटर कराएगा। तो जैसे देखो सैप्रोफाइटिक में ये दो टाइप के होते हैं, एक सैप्रोफाइटिक और दूसरा पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक में क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स। डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जो है, जो मरे हुए हैं, सड़ गल रहे हैं, उन पर डिपेंडेंट होता है सैप्रोफाइटिक, ठीक है। उनको क्या करते हैं, जो मर गए हैं उनको वो पहले ब्रेक डाउन करते हैं, और उसके बाद उसमें से जो ये निकलता है, न्यूट्रिशन निकलता है, उसको वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि फंजाई हो गया, मशरूम हो गया, स्टेम पर उगता है मशरूम, बहुत सारा जो प्लांट मर चुका है उसके स्टेम पर उगता है मशरूम। तो मशरूम क्या करता है, उसके स्टेम को खा लेता है, नहीं करता है, उसके स्टेम को नहीं खाता, उसके स्टेम को क्या करता है, उसके स्टेम में जो न्यूट्रिशन उसको पहले ब्रेक डाउन करेगा, है ना, ब्रेक डाउन करके उसमें से सिर्फ न्यूट्रिशन को वो अब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ गया, वो उस पेड़ के स्टेम को नहीं खाता है,
तो इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ उसके न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करेगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्टिव टाइप। इसी तरह पैरासाइटिक है, पैरासाइटिक में क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन लिविंग होस्ट। पैरासाइटिक क्या होते हैं, ये लिविंग होस्ट पर, ये जैसे मरे हुए पर डिपेंड कर रहा था, दोनों अब्जॉर्प्टिव ही है, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक दोनों अब्जॉर्प्टिव ही है, अब्जॉर्प्शन ही कर रहे हैं वो लोग। लेकिन सेप्रोफाइटिक में क्या था कि वो डेड और डिकेइंग मटेरियल्स पर डिपेंडेंट था, और पैरासाइटिक में लिविंग होस्ट पर डिपेंडेंट होगा। समझ में आ रहा है? सो इसका एग्जांपल क्या होगा, कस्केटा, यानी जिसको हम लोग अमरबेल बोलते हैं ना। अमरबेल क्या होता है, एक पैरासाइटिक प्लांट है। वो क्या करता है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, क्योंकि वो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है अमरबेल में, ठीक है। तो उसके लिए उसको दूसरे पेड़ पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। दूसरा पेड़ क्या करता है, ऑटोट्रॉफ, पेड़ तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो ऑटोट्रॉफ्स वो तो अपना खाना खुद बना सकता है, तो वो जो खाना बना रहा है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसमें हुक्स लगे होते हैं, उस हुक्स को उस पेड़ के अंदर चुभोता है और उसके बाद उसके अंदर से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करता है, यानी कि बना बनाया हुआ खाना ये लेता है, ठीक है ना। सिर्फ लेके ये खुद से कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं लेता है, ऑक्सीजन भी नहीं लेता है ना, और ना इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। ये क्या करता है, बना बनाया खाना जो न्यूट्रिशन बना चुका है प्लांट, उस न्यूट्रिशन को ये अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो जितना दिन तक वो पेड़ जिस पर वो डिपेंडेंट है, जितना दिन तक वो पेड़ अगर जिंदा रहता है उतना ही दिन अमरबेल भी जिंदा रहेगा ना। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि 2 साल तक कोई पेड़ जिंदा और उस पर अमरबेल का ये लगा हुआ है, तो वो अमरबेल 2 साल तक ही जिंदा रहेगा, क्योंकि अगर वो प्लांट मर गया तो उससे तो उसको न्यूट्रिशन मिल रहा था, तो वो प्लांट ही मर गया तो अब उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि वो खुद तो बनाने जानता है नहीं खाना, तो वो भी मर जाएगा, ठीक। लीच, लीच मतलब होता है जोंक। तो जोंक देखे हो कि बहुत सारे जानवर का बॉडी से चिपका हुआ रहता है ना, वो खून पीता है। तो खून कैसे बना, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन बनता है वो ब्लड में घुल जाता है ना, वो ब्लड में घुल जाता है, तो ब्लड को वो डायरेक्ट खींचता है लीच, यानी कि न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करता है। वो ना तो हम लोग जो खाना खाए, फ्रूट खाएं, उसको ना तो वो खा रहा है ना, ना उसके अंदर डाइजेशन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट तुम्हारी बॉडी में जो खून बना था जिसमें न्यूट्रिशन घुला है उसी को वो अब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह समझ में आ गया होलोजोइक और एब्जॉर्प्टिव में अंतर। होलोजोइक में पहले तो होल फूड को वो खाता है, इनगल्फ, उसके बाद इनगल्फ करता है और उसके बाद उसका ब्रेक डाउन करता है ना। लेकिन एब्जॉर्प्टिव में क्या होता है कि डायरेक्ट न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करता है। आ गया समझ में? बस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है ना। पहले देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ 2 ही के बारे में लिखा हुआ है, अमीबा के बारे में और दूसरा ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो अमीबा के बारे में देखते हैं कि उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो देखो अमीबा क्या होता है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है ना। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने पहले बताया था कि उसका पूरा जो सेल होता है वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, इसीलिए उनको कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती, तो उनमें अलग से कोई डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कुछ नहीं होता है उनमें, ठीक है ना, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर है और पूरा सेल ही उसका एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो अब देखते हैं कि अमीबा में कैसे होता है न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इनमें, क्योंकि ये इनगल्फ करते हैं होल फूड पार्टिकल को, मतलब पूरे फूड पार्टिकल को ये इनगल्फ करते हैं, और इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो 5 स्टेप्स में होता है। देखो कैसे होता है। पहला तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, इन 5 स्टेप्स से होकर के न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इन सारे स्टेप्स को याद कर लेना, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। इंजेशन मतलब, इन मतलब क्या होता है, अंदर, तो किसी भी फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर लेना है, ठीक है। डाइजेशन मतलब जो फूड पार्टिकल हम लोग अपने अंदर लिए हैं उसका ब्रेक डाउन करना, क्योंकि बॉडी जो है वो उतने बड़े पार्टिकल को, जैसे कि हम लोग फ्रूट खाए तो फ्रूट एक मैक्रोमोलिक्यूल है, उतने बड़े मॉलिक्यूल को बॉडी डायरेक्ट अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है ना, हर एक सेल तक तो नहीं पहुंच सकता है ना। फ्रूट सेल के अंदर घुस जाएगा, नहीं ना घुसेगा, तो सबसे पहले उसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत होती है। तो डाइजेशन में ब्रेक डाउन होता है उस फूड का। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ब्रेक डाउन हो जाने के बाद डाइजेस्ट हो गया और उसके बाद जो है ब्लड उसको एब्जॉर्ब करेगा, है ना,
क्योंकि ब्लड ही ले जा करके पहुंचाएगा। मान लो कि डाइजेशन हम लोगों का पेट में हुआ है ना, स्टमक में, तो स्टमक हर एक सेल तक पहुंचा देगा। स्टमक चलता है नहीं ना, चलता है, तो स्टमक ना पैर तक पहुंचा पाएगा ना हैंड तक पहुंचा पाएगा, तो फिर कैसे पहुंचेगा? ये एब्जॉर्प्शन होगा इसका, है ना। एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको ब्लड हमारा एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद ये जो एब्जॉर्ब फूड है उसको क्या करेगा? एसिमिलेट करेगा। एसिमिलेट मतलब उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, है ना। एब्जॉर्ब फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। पहले देखो इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन मतलब इनटेक हुआ फूड का, है ना। फूड को हम लोग बॉडी के अंदर लिए। उसके बाद डाइजेशन हुआ यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स। उसके बाद क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो भी खाना हम लोग खाए उसको ब्लड जो है वो अब्जॉर्ब करेगा। अब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेशन, यानी कि जो भी फूड पार्टिकल्स अब्जॉर्ब हुआ है बॉडी में उसको एसिमिलेट करेगा बॉडी। एसिमिलेट मतलब उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। फूड पार्टिकल अब्जॉर्ब तो हो गया, लेकिन उस फूड पार्टिकल को बॉडी यूज नहीं करता है। बॉडी क्या यूज करता है? उस एनर्जी को, उससे जो एनर्जी मिल रहा है ना। तो एसिमिलेशन मतलब उसका एनर्जी में कन्वर्ट करना। और इजेशन मतलब कि पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी काम हो दुनिया में ना, दुनिया में कोई भी काम हो, उस काम में कुछ न कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनता ही है ना। जैसे कि तुम गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी में पेट्रोल डाले हो तो वो काम कर रहा है इंजन, लेकिन उसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, धुआं बन रहा है ना, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। कपड़ा धोते हो, कपड़ा धोते वक्त तुम्हारा कपड़ा तो धुल गया, लेकिन उसका जो पानी बच गया वो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है। तो हर काम में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर भी शरीर, क्योंकि एक बॉडी जो है हम लोग का मशीन है, तो मशीन में ये सारा काम हो रहा है, इतने स्टेप से गुजर रहा है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो उस एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, जिसको हम लोग इजेशन कहते हैं। तो इन सारे 5 स्टेप्स, ये जो सारे 5 स्टेप्स हैं वो अमीबा में भी होते हैं, ठीक है। हालांकि उसमें कोई बॉडी, हमारे बॉडी में जिस तरीके से अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, तो उनके बॉडी में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये 5 स्टेप्स उनमें होगा। तो देखो कैसे होता है। सबसे पहले तो अमीबा का कोई शेप नहीं होता, इरेग्युलर शेप होता है, यूनिसेल्युलर होता है ना। अब देखो यहाँ पर उसे एक फूड पार्टिकल दिखा, उसको वो इनगल्फ कैसे करेगा? देखो फूड पार्टिकल जो होता है उसे इनगल्फ करना है। इनगल्फ करने के लिए वो क्या करता है? अपने बॉडी के शेप को चेंज करता है ना। अमीबा जो होता है वो अमीबॉइड मूवमेंट करता है ना, अपने बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है। तो बॉडी के शेप को चेंज करने के लिए वो स्यूडोपोडिया बनाता है, ठीक है। ये देखो स्यूडोपोडिया शेप करके इस तरीके से घेरता है फूड पार्टिकल्स को, वो घेरना चाहता है, इसीलिए वो स्यूडोपोडिया डेवलप करता है। इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फिट, यानी झूठ मूठ का पैर, ठीक है ना। देखो ये पैर जैसा स्ट्रक्चर बनाया है ना, इसीलिए इसको पोडिया बोलते हैं। और स्यूडो यानी कि झूठ मूठ का, फॉल्स है ना, क्योंकि इससे वो चलता नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए इसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया क्या करता है? जो फूड पार्टिकल है उसको चारों तरफ से घेर लेता है। घेरने के बाद क्या होता है कि ये जो है स्यूडोपोडिया बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और फिर इस तरीके से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उसके बॉडी के अंदर चला गया, है ना, अंदर गया ना। तो अब ये क्या होगा कि ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर बना है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल उस फूड पार्टिकल को घेर लेता है चारों तरफ से, समझ में आ गया। तो ये यहाँ तक क्या हुआ? इनगल्फ हुआ फूड का, इसीलिए उसको इंजेक्शन कहते हैं। बॉडी के अंदर आया इसीलिए यहाँ तक तो इंजेक्शन हो गया। इंजेक्शन के बाद क्या हुआ कि फूड वैक्यूल जो बना है वो क्या करता है? इस फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। देखो यहाँ पर कैसे ब्लू कलर का टूटा हुआ है, छोटे छोटे हिस्से, है ना। तो इस ब्लू पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया? डाइजेशन हो गया उसका। फूड वैक्यूल में क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है? इस फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पर डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद क्या होगा? उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन मतलब इसका जो पार्टिकल बना है ना, तो उसमें से जो अब्जॉर्ब करने लायक होगा, मान लेते हैं ये रेड कलर के जो पार्टिकल्स है डॉट डॉट है वो अब्जॉर्ब करने लायक है ना, तो उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें तो कोई ब्लड नहीं होता, ठीक है ना। उसका जो साइटोप्लाज्म है उसको वो डायरेक्ट अब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी में। और एसिमिलेशन मतलब उसका जो अब्जॉर्ब किया खाने को उसको वो अपना एनर्जी बनाने में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। उसके लिए कोई खास उन लोगों में देखो कोई भी ऑर्गन सिस्टम उसमें है ही नहीं, है ना। वैसे साइटोप्लाज्म में ही अब्जॉर्ब हो गया और उसी को वो एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज कर लिया। अब मान लो उसके बॉडी में ये जो ब्लू ब्लू कलर के डॉट्स देख रहे हो, ये
जो है वेस्ट प्रोडक्ट बना उसके बॉडी में ना, वेस्ट प्रोडक्ट बन गया, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना होगा। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए वो क्या करता है कि अपना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको वो ब्रस्ट करता है, ठीक है ना, वहां से फट जाता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से फट गया और उसमें से क्या हो गया कि जो सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। समझ में आ गया? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इजेशन। पांचों स्टेप्स इसमें हो गया, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं है ना, क्योंकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें कोई भी उसमें कोई भी ऑर्गन सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं पड़ा ऑर्गन सिस्टम का, डायरेक्टली हो जाए, इसीलिए उसका बॉडी इतना सिंपल होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम लोग जब आदि मानव थे तब हम लोगों का पूंछ था लंबा, पूंछ हम लोगों को लटकने में, पेड़ उड़ में लटकने में मदद करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उस पूंछ का यूज कम होने लगा है ना, उसको फिर हम लोग का जो ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं वो पैरों पर चलने लगे है ना धीरे धीरे, तो उस पूंछ का यूज कम होने लगा, ठीक है, टेल का यूज कम होने लगा, उस टेल को यूज ही नहीं करने लगा, तो फिर वो धीरे धीरे टेल क्या होता है, खत्म हो जाता है ना, क्योंकि तो जो यूज नहीं रहा उसको धीरे धीरे नेचर क्या करता है, गायब कर देता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर इसको भी जरूरत नहीं पड़ा है, तो इसीलिए इसको भी नहीं दिया है, ठीक, जिसको जितना जरूरत है उसको उतना ही मिलेगा। अब समझ में आ गया? यहाँ तक पांचों स्टेप्स समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे समझ में हल्का फुल्का आया। सो हम लोगों ने देखा कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो 5 स्टेप्स में होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ठीक है। सो इंजेशन में क्या हो रहा था कि इनटेक ऑफ फूड है ना, उसी को बोलते हैं इंजेशन, फूड को अंदर लेता है बॉडी के। द अमीबा चेंजेस इट्स शेप्स, कैसे लेता है, वो अपने शेप को चेंज करता है और डेवलप्स द स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया डेवलप करता है ना। जो स्यूडोपोडिया होता है वो फूड पार्टिकल्स को चारों तरफ से घेर लेता है और क्या हो जाता है, इनगल्फ इट इनसाइड, ठीक है। स्यूडोपोडिया चारों तरफ से फूड पार्टिकल को घेर कर उसे फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर ले लेता है। कैसे? ऐसे, ये स्यूडोपोडिया बना था है ना, ये इसका फूड पार्टिकल था, ठीक है, उसको चारों तरफ से घेर लिया और फिर बॉडी के अंदर ले लिया, ठीक है। ये देखो फूड पार्टिकल, ठीक। तो यहां तक हम लोग हो गए इंजेशन। डाइजेशन में क्या हुआ, आफ्टर इंजेशन द फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड अराउंड द फूड पार्टिकल्स। यहां देख रहे हैं कि ये जो स्यूडोपोडिया था उसको इंजेस्ट करने के लिए, उसके बाद फिर क्या हो गया, ये दोनों मिल गए आपस में है ना, इस तरीके से ये एक क्या बन गया, ये चारों तरफ से जो बड़ा वाला गोल देख रहे हो ये क्या है, ये उसका फूड वैक्यूल है जो कि फूड को घेर के रखा है ना। पहले तो अंदर चला गया, वो इंजेक्शन हो गया ना, और ये जो फूड वैक्यूल बन गया है ना, जो दोनों का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपस में मिल गया, साइटोप्लाज्म आपस में मिल करके और क्या बना लिया, इसको फूड वैक्यूल बना लिया ना। सो फूड वैक्यूल क्या करता है, चारों तरफ से घेर के रखता है फूड पार्टिकल को। समझ में आ रहा है? उस फूड वैक्यूल में क्या होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उस फूड पार्टिकल को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड इन द साइटोप्लाज्म। इसमें जो खाना डाइजेस्ट हुआ है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा, वो डायरेक्टली क्या होता है, यहाँ पर अब्सॉर्ब हो जाता है। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, इसका सेल है तो सेल में साइटोप्लाज्म होंगे, तो उस साइटोप्लाज्म के थ्रू अब्सॉर्ब हो जाता है। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो अब्सॉर्ब्ड हुआ फूड है ना, उस साइटोप्लाज्म में जो फूड अब्सॉर्ब हुआ उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है, और उस एनर्जी को फिर वो यूज करता है अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, जितना भी काम कर रहा है उसके लिए उस एनर्जी को यूज कर रहा है। समझ में आ गया? लास्ट होता है कि हर काम में एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को कैसे बाहर निकालता है, इजेशन के थ्रू। द लास्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, लास्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इजेशन। सो इजेशन के बारे में यहां पर लिख देता हूं।
तो इजेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया, जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया, ब्रेकडाउन नहीं हो पाया, उसको अब बॉडी से बाहर निकाल देना है ना। क्यों, तो इसको द अमीबा रप्चर्स फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस, इसको निकालने के लिए क्या करता है अमीबा, थोड़े से जगह पर वो रप्चर करता है, फटता है ना। फटने से क्या होता है कि उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उस छोटे से पोर के थ्रू बाहर निकल जाता है ना, छोटे से पोर के थ्रू अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है, और फिर जहाँ से फटा था फिर वहाँ से वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोड़ करके वहाँ वो ठीक कर लेता है, ठीक है। सो जो इजेशन के लिए जो रप्चर होता है, टेम्पररी जो पोर बनता है वो टेम्पररी होता है, कुछ देर के लिए, ताकि वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकल जाए। वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल गया तो वो पोर फिर बंद हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह इजेशन भी कंप्लीट हो गया। तो समझ में आ गया ये पांचों स्टेप्स, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये 5 स्टेप्स में अमीबा का न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है यहाँ पर। यही 5 स्टेप्स ह्यूमंस में भी होंगे, ह्यूमन न्यूट्रिशन में भी यही 5 स्टेप्स आएंगे। बट उनमें क्या होता है कि जिस तरह से अमीबा एक सिंपल ऑर्गेनिज्म था, है ना, तो उसमें आराम से ये पांचों स्टेप्स आसानी से हो गए, कंप्लीट हो गए ना। लेकिन क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है ना, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, हर ऑर्गन का अलग अलग काम होता है, तो उनमें इतने आसानी से ये 5 स्टेप्स नहीं होंगे। यही 5 स्टेप्स से ही गुजरेगा, बट इतने आसानी से नहीं होगा, उसमें अलग अलग ऑर्गन का, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहीं पर हम लोगों का लेक्चर समाप्त होता है, ठीक है। सो इस तरीके से पढ़ाई करते रहिए और कीप स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।